दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। करंट अफेयर्स के इस क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज के इस क्लास में 15 से 18 अगस्त 2026 से संबंधित करंट अफेयर्स को आप देखेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का संपूर्ण संकलन होगा। आगामी बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर तमाम जानकारी मैं आपको हमेशा की तरह विस्तृत तौर पर देने वाला हूं, तो पूरे क्लास को ध्यान पूर्वक आप लोग देखिएगा। अच्छा, आप लोगों का शिकायत है कि सर कुछ क्लासेस अब्सेंट हुए हैं, तो चिंता मत कीजिए। जो भी क्लासेस अब्सेंट हुए हैं वो सभी पीडीएफ में मैं आपको एकदम से उपलब्ध करा दूंगा, तो उसकी भरपाई हो जाएगी। सेशन की शुरुआत करते हैं। पिछले क्लास में एक सवाल जो मैंने आपसे पूछा था, इस सवाल को जरा देखने का प्रयास कीजिए। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल, जो राष्ट्रमंडल खेल या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की बात यहां पर हो रही है, तो इसकी आधिकारिक पदक तालिका में भारत का पहला पदक किस खिलाड़ी ने किस स्पर्धा में जीता, जो बेसिकली बिहार नालंदा के निवासी हैं। मैंने आपको बताया था झंडू कुमार, जो बिहार के नालंदा के रहने वाले हैं। इन्होंने पुरुष हैवीवेट पैरा लिफ्टिंग में पहला पदक, जो हालांकि कांस्य पदक था, ये राष्ट्रमंडल खेल, जो ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल का ये 23वां एडिशन था, इसमें पदकों की एक प्रकार से शुरुआत थी, यानी कि ये पहला पदक था। अब ये प्रतियोगिता संपन्न हो चुकी है। आइए एक नजर तमाम चीजों को हम देख लेते हैं, क्या क्या चीजें आपको याद रखना है। अभी सबसे पहली बात जो मैं आपको बतलाऊं, उसमें ये इंपॉर्टेंट है बिहार को लेकर कि बिहार के कितने खिलाड़ी इसमें शामिल थे। तो दो नाम आपको देखने को मिलेगा, एक तो नालंदा के झंडू कुमार और वहीं गया के सोमन राणा। दोनों को तस्वीर में आप यहां पर देख सकते हैं। ये दोनों नाम याद रखिएगा, और दोनों खिलाड़ी ने एक एक पदक भारत को दिलाया है। बात अगर हम करें झंडू कुमार की, तो इन्होंने कांस्य पदक, और वहीं दूसरी ओर बात करें सोमन राणा की, तो इन्होंने गोल्ड मेडल भारत को दिलाया है। एक एक करके वो चीजों को भी हम देख लेते हैं। आप यहां झंडू कुमार वाले सेक्शन में या फिर इनकी उपलब्धियों में आप देखेंगे कांस्य पदक इन्होंने अपने नाम किया है। सवाल बनेंगे किस कैटेगरी में, तो वो चीजें आपको हमने बतलाए, यहां पर भी आप चीजों को देख रहे हैं। दूसरी ओर सोमन राणा की अगर हम बात करें, तो इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है शॉर्ट पुट स्पर्धा में, मेंस कैटेगरी में F57 वर्ग या फिर इस स्पर्धा में गोल्ड मेडल भारत को दिलाया है। यहां पर कुछ और भी जानकारी विस्तृत रूप में लिखे गए हैं, यह भी पढ़ना अति आवश्यक है। अब यहां एक जानकारी याद रखिएगा, इनका सर्वश्रेष्ठ थ्रो कितना रहा। इन सब के अतिरिक्त अगर हम बात करें इस प्रतियोगिता में भारत का प्रदर्शन क्या रहा, है ना, आइए एक नजर से हम देखने का प्रयास करते हैं। भारत कुल मिला के 39 पदक इस प्रतियोगिता में अपने नाम किया, यानी कि 23वें ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल में। अब यहां आपको 39 पदकों के साथ भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर दिखेगा। भारत की स्थिति यहां पर आप पदक तालिका में देख सकते हैं। पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, फिर इंग्लैंड, और तीसरे स्थान पर कनाडा। आप यहां पर एकदम डिटेल में देखिए, और ये 39 पदकों में से 13 गोल्ड है, 17 सिल्वर है और 9 ब्रॉन्ज है। ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब चौथा स्थान भारत ने अपने नाम किया है, तो जरा गौर कीजिए, जो 22वां राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम ब्रिटेन में आयोजित हुआ था, वहां पर 61 पदक भारत ने अपने नाम किया था, और वहां पर भी पदक तालिका में भारत की जो स्थिति थी वो चौथा ही था। अब इस बार 39 पदक के साथ चौथे स्थान पर पुनः से रहा है। तो इतनी जानकारी यहां पर क्लियर है, याद रखिएगा। सवाल बनने की प्रबल संभावना यहां से प्रतीत होती है। आइए चलते सीधे पहले प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोग बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं, तो प्ले स्टोर पे जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। प्रत्येक दिन यहां से आप करंट अफेयर्स की जो क्लासेस होती हैं, जो नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट, क्विज हर दिन अपडेट होती है, आप वहां से इसको डाउनलोड कर पाएंगे। प्रिपरेशन आपकी अच्छे से हो पाएगी, एक कोर्स के रूप में आप इसको पढ़ पाएंगे, है ना। तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। आइए पहले सवाल पर देखिए। सवाल है, 15 अगस्त 2026 को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान प्रथम पुरस्कार जो है ये किस विभाग की झांकी को मिला है। ऐसे सवाल अमूमन कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पहली बात जो यहां आपको याद रखना है कि इस बार 15 अगस्त को जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है, ये क्रम कौन सा है, तो 80वां स्वतंत्रता दिवस है। कुल मिला के गांधी मैदान पटना में 13 विभिन्न विभागों की झांकी यहां पर निकली, जो हर बार निकलती है। इसमें प्रथम पुरस्कार मिला है किसे, तो बिहार अग्निशमन सेवा को। तो यहां विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए एक नजर इसे हम डिटेल में देखने का प्रयास करते हैं। यहां जो 13 विभागों की झांकी निकली है,
तो इसके जरिए विकसित बिहार की एक प्रकार से तस्वीर को पेश किया गया है। दरअसल विभिन्न विभागें अपनी ओर से सर्वश्रेष्ठ झांकी का, या फिर जो विभाग, जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें कृषि विभाग, तो अपनी उपलब्धियों को वहां दर्शाता है झांकी के माध्यम से। तो कुल मिला के 13 विभागों की झांकी निकली है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात यहां पर ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान पर कौन सी झांकी रही और वो किस थीम पर आधारित थी। तो पहला स्थान बिहार अग्निशमन सेवा को, और इसका थीम याद रखिएगा, लपटों से लड़ना हमारा कर्तव्य है, मुस्कान लौटाना हमारा पुरस्कार। ये थीम पर आधारित थी। दूसरा पुरस्कार महिला एवं बाल विकास निगम की झांकी को मिला, जो कि समाज के अंतिम पायदान का उत्थान, ये इसका निर्धारित थीम था, ये दूसरे वाले पुरस्कार का। अब वहीं तीसरे पुरस्कार की अगर हम बात करें तो कला एवं संस्कृति विभाग की झांकी, जो ज्ञान भारतम मिशन पर आधारित थे। तो इतना यहां आपको याद रखना है। अब जरा इस वाले लाइन पर गौर कीजिएगा। अभी हाल ही में 24वें मुख्यमंत्री बिहार के सम्राट चौधरी नियुक्त हुए हैं, है ना। अब अगर बतौर मुख्यमंत्री की बात करें तो गांधी मैदान पटना में इन्होंने पहली बार तिरंगा फहराया है। लेकिन दोस्तों गौर कीजिए, एक सवाल अराइज हो सकता है कि सर्वाधिक बार तिरंगा फहराने का, गांधी मैदान की हम बात कर रहे हैं, बतौर मुख्यमंत्री जो रिकॉर्ड है वो नीतीश कुमार के नाम है। 18 बार ये तिरंगा यहां फहरा चुके हैं। अब इसको जरा गौर से देखने का प्रयास कीजिए। हमने वही सारी चीजें आपके बीच रखा है। ये रिकॉर्ड अब तक श्री कृष्ण सिंह के नाम था, जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री हुए। 14 बार का रिकॉर्ड था, लेकिन अब इस मामले में नीतीश कुमार अव्वल है। पता नहीं ये रिकॉर्ड कब टूटेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन वही दूसरी ओर केंद्रीय स्तर पर अगर हम प्रधानमंत्रियों की बात करते हैं तो इसमें सबसे ऊपर आप देखेंगे जवाहरलाल नेहरू, जो 17 बार तिरंगा फहराए। लाल किला की हम बात कर रहे हैं। वहीं दूसरे स्थान पर है इंदिरा गांधी, 16 बार। अब नरेंद्र मोदी इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं, क्योंकि इस बार जो 15 अगस्त को तिरंगा फहराए, इसके साथ ही ये जो आंकड़ा है 12 से बढ़कर 13 हो चुका है ना। इतनी बातों को आप लोग याद रखिएगा, सवाल बन सकते हैं यहां से। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। पटना उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, देखिए अभी 48वीं मुख्य न्यायाधीश को लेकर चर्चाएं कुछ समय पहले हमने किया था, इन्हीं का इन्होंने स्थान लिया है। एक प्रकार से आप बोल सकते हैं यहां पर अतिरिक्त प्रभार यानी कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम क्या है? विकल्प नंबर बी, न्यायमूर्ति सुधीर सिंह इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन एक चीज ये ध्यान रखिए, 48वें मुख्य न्यायाधीश जो मीनाक्षी मदन राय हैं, इन्होंने इनका स्थान लिया था। लेकिन 48वें के बाद 49वें मुख्य न्यायाधीश पटना हाईकोर्ट के संभवतः न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव हो सकते हैं। इनको लेकर अभी सिफारिश की गई है। लेकिन एक बात ये इंपॉर्टेंट है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन है इस समय? तो सुधीर सिंह है। पटना उच्च न्यायालय की बात हो रही है, कई बार सवाल आपसे बनेंगे कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस तिथि को हुई थी। इसी प्रश्न को थोड़ा इस रूप में हार्ड किया जाएगा, कठिन किया जाएगा कि किस तिथि से पटना हाईकोर्ट ने अपना कार्य प्रारंभ किया था। तो दोनों स्थिति में आप 3 फरवरी 1916 ही लिखेंगे। दोस्तों एक चीज और मैं आपको बतला दूं, अभी जो मीनाक्षी मदन राय को लेकर मैं चर्चा कर रहा था, बेसिकली सिक्किम से संबंधित है और पटना हाईकोर्ट के इतिहास में ये दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। और ये जानकारी यहां आपके बीच हमने रखा है। पहली तो 2010 में रेखा मनहर लाल दोषित पटना हाईकोर्ट के इतिहास की ये पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। दूसरी कौन बनी? तो न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन रॉय। लेकिन ओवरऑल पूरे भारत में जितने भी हाईकोर्ट है उसमें अगर पहली महिला मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो लीला सेठ इनका नाम है। 1991 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में नियुक्त हुई थी। लेकिन इसके विपरीत जरा गौर कीजिए, अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में अब तक, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के इतिहास में अब तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं हुई है। हम बात कर रहे हैं मुख्य न्यायाधीश के। हालांकि यहां पर न्यायाधीश हमें बतौर न्यायाधीश देखने को मिला है, जो एम बीबी फातिमा या फिर एम फातिमा बीबी, यहां देख रहे हैं पहली महिला न्यायाधीश थी, मुख्य न्यायाधीश नहीं। अब तक मुख्य न्यायाधीश नहीं मिला है। यहां पर देखिए वो चीजें हमने मेंशन किया है ना। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। तीसरा सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
कि कौन सा कथन यहां पर सही है। देखिए, कथन एक में आपको कह रहा है कि केंद्र सरकार की ओर से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 12 वर्षों में 2014 से लेकर 26 की इस अवधि के दौरान भारत में संविधान में कुल 8 संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुए हैं। ये यहाँ पर बेसिकली एक रिपोर्ट आती है, इस रिपोर्ट के आधार पर आंकड़ों को आपके बीच हमने रखा है। बेसिकली ये वाला जो कथन है वो सत्य है, कुल 8 संविधान संशोधन अधिनियम पारित किए गए हैं, ये बिल्कुल सत्य है। अब इसी को लेकर थोड़ा इसमें हमने जो भी संविधान संशोधन अधिनियम जिससे भी संबंधित है उसका जिक्र अगले 3 पॉइंट में हमने 3 कथन में हमने किया है। हमें निर्धारित करना है कि कौन सा सही है। कथन 1 तो बिल्कुल सही है। कथन 2 देखिएगा, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 जो है यह वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी से संबंधित है। आपको क्या लगता है? यह कथन बिल्कुल सत्य है। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। दोस्तों, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये बिल्कुल असत्य है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से संबंधित है, अभी हम चर्चा करेंगे, तो ये वाला असत्य है। कथन 4 देखिएगा, 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 लोकसभा एवं राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित है, परिसीमन के आधार पर। अभी चर्चा इसको लेकर भी हम करेंगे। तो फिलहाल ये जो कथन है ना, ये बिल्कुल सत्य है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इस वजह से ये सारी चीजें खबरों में रही है। इस वाले पॉइंट को VBI रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से आपको रखना है। कथन 1, 2 और 4 सही है। कौन से विकल्प में है? विकल्प नंबर ए में है। अब देखिएगा, जो 8 संविधान संशोधन अधिनियम पारित किए गए हैं वो किससे किससे संबंधित है, वो चर्चाएं एकदम डिटेल में आपके बीच हमने किया है। कुछ चीजें और भी आपको हम दिखलाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा गौर कीजिए कि 2014 में जो 99वां संविधान संशोधन था ये राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित था। 100वां संविधान संशोधन 2015 में यह भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता से संबंधित था। 101वां 2016 का ये वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी से संबंधित। 102वां राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाने को लेकर। वहीं 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 जो है ये ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण दिलाने को लेकर। अभी यही वाला तो कथन यहाँ असत्य हुआ 103वां में। अब देखिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, बेसिकली सामान्य वर्ग की ही एक कैटेगरी है, जो एक प्रकार से आप बोल सकते हैं कि उनकी जो वार्षिक आय है 8 लाख रुपए से कम है, जो एक प्रकार से गरीबी रेखा की श्रेणी में आते हैं, तो उन्हें मतलब यहां पर अतिरिक्त लाभ मिलता है, आरक्षण मिलता है 10% का। जनरली मतलब आप बोल सकते हैं ये जनरल कैटेगरी का ही वैसा वर्ग होता है जो कमजोर होता है, एक प्रकार से आप बोल सकते हैं गरीब होता है। अब देखिएगा, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020 ये SC/ST आरक्षण 2030 तक बढ़ाया गया, मतलब इसके जरिए। 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 राज्यों को ओबीसी सूची बनाने की शक्ति को लेकर, जबकि वहीं 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 ये लोकसभा एवं विधान सभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण को लेकर। अभी इसको डिटेल में आपको समझना पड़ेगा। अब यहां जो जानकारी आपको हम देने वाले हैं जरा इसको पहले देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। अप्रैल 2026 में संसद में 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया, लेकिन वह लोकसभा में पारित नहीं हो सका और कानून नहीं बन पाया। जरा 106वां संविधान संशोधन अधिनियम को देखिएगा, ये परिसीमन के आधार पर लोकसभा एवं विधानसभाओं में मतलब खास करके 33% महिला आरक्षण को लेकर था। इसे एक्चुअली यहां पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी कहा गया। लेकिन यहां पर आपको एक चीज ये ध्यान रखना है कि इस आरक्षण को, जो आरक्षण की बात इसमें कहा गया है, इसे लागू करने से पहले परिसीमन की आवश्यकता है। परिसीमन क्या है? जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र यानी कि लोकसभा क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं यानी कि जो सीमा है उस सीमा के भीतर एक प्रकार से महिलाओं की दृष्टिकोण से यहां पर सीटों का निर्धारण या फिर पुनर्निर्धारण करना, ये एक प्रकार से है। तो अभी आपको यह ध्यान रखना है कि 131वां संशोधन विधेयक 2026 इसी को लेकर जो आया, इसका उद्देश्य 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन को सक्षम बनाकर महिला आरक्षण को शीघ्र लागू करना था।
लेकिन इसमें एक चीज आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि इसे बहुमत नहीं मिला। मतदान में 298 वोट पक्ष में पड़े, 230 विपक्ष में पड़े, परंतु आवश्यक 2/3 जो मत होता है वो नहीं मिला, जिसके कारण लोकसभा में यह पारित नहीं हो सका। तो इन चीजों को यहां पर आपको याद रखना पड़ेगा। ये वाला जो सवाल इतना डिटेल में हमने आपको करवाया है, अगर आपको यहां कुछ दिक्कत भी हो रही है तो अच्छे से इसको पढ़िए, समझिए। मुझे लगता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल बन सकते हैं, है ना। अब देखिए, अच्छा जनगणना की बात हो रही है तो ये 16वीं जनगणना जो होगी उसको लेकर मतलब ये आपको ध्यान रखना है। कई सारी जानकारी ऑलरेडी हम आपको दे चुके हैं। इसका चरण 1 तो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ आगे चलिए, कंप्लीट नहीं मतलब ये खास करके अभी चल रही है। आपने देखा भी होगा मकानों की गिनती आदि हो रही थी कुछ दिन पहले। अब चौथे प्रश्न पे आइएगा। फीफा विश्व कप 2026 में मिडफील्डर रोड्री को गोल्डन बॉल जो कि सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है। टूर्नामेंट के जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होते हैं तो गोल्डन बॉल का पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। अब मिडफील्डर रोड्री की जो हम बात कर रहे हैं, ये किस देश के खिलाड़ी हैं, ये एक्चुअली यहां सवाल है। तो स्पेन के हैं। विकल्प नंबर बी यहां इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा, फीफा विश्व कप 2026 जो अभी हाल ही में संपन्न हुआ है, इसको लेकर तमाम जानकारी यहां आपके बीच है। विजेता कौन है, तो स्पेन किसे हराकर, तो यहां देखिएगा उप विजेता में किसे हराकर, तो अर्जेंटीना को हराकर। अर्जेंटीना जो कि 3 बार का चैंपियन है, इसे हराकर स्पेन ने इस प्रतियोगिता को अपने नाम किया। गोल्डन बॉल जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को मिला, ये स्पेन के रोड्री को। और वहीं पर गोल्डन बूट जो सर्वाधिक गोल के लिए पुरस्कार दिया जाता है, ये सर्वाधिक 10 गोल के लिए फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे को यह पुरस्कार दिया गया। गोल्डन ग्लव जो सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को दिया जाता है, ये स्पेन के ही उनाई सिमोन को दिया गया। एक और है सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी। तो ये चीजें यहां ध्यान रखिएगा। ये प्रतियोगिता की अगर हम बात करें फीफा विश्व कप, पहली बार कनाडा, मैक्सिको और एक और देश अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में ये आयोजित हुआ पहली बार। और इसका पिछला संस्करण 2022 में जो आयोजित हुआ था वो कतर में आयोजित हुआ था। और यहां से आपको ध्यान रखना है, अर्जेंटीना चैंपियन बना था 36 साल बाद लियोनेल मेसी की कप्तानी में। फीफा विश्व कप से जुड़े हुए कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और अभी 2026 वाले से एग्जाम में ऑलरेडी प्रश्न पूछा जा चुका है। यहां जरा गौर कीजिए, 8 नंबर वाले प्रश्न पे यह सवाल पूछा गया है एसएससी सीजीएल 2023 में, जब ये घोषणा हुई थी कि किन देशों में यह आयोजित किया जाएगा 2026 का फीफा विश्व कप। ये इतिहास में पहली बार है जब 3 देश इसकी संयुक्त मेजबानी किया है, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। अभी तो यही मैं चर्चा कर रहा था, तो इसको देखिए, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सवाल यहां से देखिए, कुल मिला के 19, 23, 18, 21, 22 कुछ इस प्रकार से सवाल बने हैं और अभी 2026 वाला विश्व कप संपन्न हुआ है। तो मान के चलिए कि एक प्रश्न निश्चित तौर पर एग्जाम में पूछे जाएंगे, है ना। आइए अगले सवाल पर देखिए, 135वें डुरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता 2026। इस प्रतियोगिता के संदर्भ में जो कथन हमें दिया गया, इस पर हमें विचार करना है और निर्धारित करना है कि कौन सा कथन यहां पर सही है। कथन 1 को देखिएगा, 135वां डुरंड कप का जो आयोजन है ये 26 जुलाई 2026 से झारखंड की राजधानी रांची में शुरू हुआ है। एक्चुअली यहां पर आपको देखने को मिलेगा कई सारे इसके मेजबान शहर हैं, लेकिन शुरुआत झारखंड की राजधानी रांची से हुआ। यह कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा कथन है कि यह पहली बार है जब झारखंड इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है, तो यह भी कथन बिल्कुल सही है। और डुरंड कप जो फुटबॉल से संबंधित है, एक तो यही सवाल कई बार पूछे गए हैं, डुरंड कप का संबंध किस खेल से है, तो फुटबॉल से है। यह एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट माना जाता है, तो यह भी कथन सही है। 1, 2 और 3 किस विकल्प में है, यहां देखिएगा विकल्प नंबर डी में सभी कथन यहां पर सत्य हो जाएगा। दोस्तों, डुरंड कप के बारे में यहां वो सारी जानकारी आपके बीच हमने रखा है। देखिए, 25 जुलाई से 23 अगस्त 2026 इसकी आयोजन अवधि है। जब ये समाप्त हो जाएगा तो इसको लेकर जानकारी एकदम डिटेल में हम देंगे। इस बार अगर मेजबान शहरों में देखेंगे तो कुल मिला के मेजबान शहर में कोलकाता, रांची, इंफाल, शिलोंग और गुवाहाटी है। अब यहां पर आपको यह ध्यान रखना, रांची जो है ये पहली बार इसकी मेजबानी कर रहा है ना।
इसमें कुछ चीजें और भी जानने योग्य है, कई बार हम चर्चा कर भी चुके हैं, फिलहाल मैं इसे स्किप कर रहा हूं। बस यहां इतनी जानकारी याद रखिए, 135वां संस्करण में कुछ इस प्रकार से चीजें आपके बीच हमने रखा है। लेकिन जरा गौर कीजिए, आपको याद रखना है कि इसका पिछला जो संस्करण था वो भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले जरा मैं आपको ये बतला दूं कि डुरंड कप की जो शुरुआत है ये 1888 को हुई थी, शिमला हिमाचल प्रदेश से। ब्रिटिश भारत में तत्कालीन ब्रिटिश भारत के जो विदेश सचिव थे सर हेनरी मार्टिमर डुरंड, इन्हीं के सम्मान में इस कप का नामांकन किया गया। कब? तो 1888 में जब इसकी शुरुआत हुई। 134वां संस्करण 2025 को लेकर आपको यह बतला दें कि मेजबान शहर कौन कौन से थे, आयोजन कब हुआ, मतलब किस अवधि में हुआ और कौन सा संस्करण था, और विजेता कौन बना? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। किसे हराकर? तो डायमंड हार्बर एफसी यानी कि फुटबॉल क्लब को हराकर। तो फिलहाल 134वें संस्करण को लेकर इतनी जानकारी याद रखिएगा। चलिए आते हैं अगले सवाल पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम के 136वें एपिसोड जो 26 जुलाई 2026 को आयोजित हुआ था, तो यहां पर चर्चा की गई पारंपरिक वगु चटाई किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। एक्चुअली ये खबरों में आई है, इसको लेकर ये ध्यान रखिए। ऐसे ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। और बात अगर हम कर रहे हैं मन की बात कार्यक्रम की, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी ना 2014 में हुई थी। दशहरा के अवसर पर, विजयादशमी के अवसर पर इसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था मन की बात कार्यक्रम की। तो ये इसका 136वां एपिसोड है, जहां पर इस वगु चटाई को लेकर जो बेसिकली जम्मू कश्मीर से संबंधित है, इस पर यहां पर थोड़ी बहुत चर्चा की गई। और यहां पर अगर हम बात करें, जैसे कि आप देखेंगे सरकंडे, घास, धान, आप लोग जानते होंगे, अगर हम बात करें नदी के किनारे जो कुश या फिर खर पतवार होते हैं, उसमें एक लंबी मतलब ऊंचाई वाले जो खास करके खर होते हैं उसे सरकंडे कहा जाता है, जो घास होते हैं जिसमें फूल होता है। बेसिकली इसी से मतलब इसी के उपयोग से हाथों से बनाया जाता है, एक पारंपरिक चटाई है ये। अभी इस वजह से नरेंद्र मोदी ने मतलब इसको लेकर इसमें चर्चा की थी। इसके पुनर्जीवन का उल्लेख करते हुए श्रीनगर के कारीगर गुलाम हुसैन और उनकी बेटी तंजीला की इन्होंने यहाँ पर सराहना की थी। इसमें जानने योग बस इतनी ही बातें हैं, मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो आपके बीच ये हमने रखा है। दूसरी बात, जो मन की बात कार्यक्रम की हम बात कर रहे थे 2014 में, ये विजयादशमी के अवसर पर इसकी शुरुआत हुई थी। तो 3 से 4 पॉइंट ही है जो आपको यहाँ पर ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अच्छा, बिहार का एक जीआई टैग प्राप्त उत्पाद है सिक्की ग्रास, कुछ इस प्रकार से आप यहां पर रिलेट कर सकते हैं। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। 167वें आयकर दिवस इनकम टैक्स डे समारोह में खास करके केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत 5R सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? 5R सिद्धांत में जो 5R है उसका एक प्रकार से सूची में अब देखेंगे, और हमसे सवाल क्या पूछा गया, कौन इसमें शामिल नहीं है? तो जरा गौर कीजिएगा इसमें कौन सा शामिल नहीं है। तो विकल्प नंबर सी में आपको सही आंसर दिखेगा। इसमें जो रिव्यू आपको लिखा गया है, समीक्षा करना, ये इसमें शामिल नहीं है। देखिए यहां पर वो सारी जानकारी आपके बीच हमने रखा है जो अभी हम 5R की बात कर रहे थे। जो 167वां आयकर दिवस समारोह में जो एक प्रकार का ये 5R सिद्धांत निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो इसमें आप 5 R में देखेंगे। पहला तो रिकॉग्नाइज यानी कि पहचान करना, रिस्पोंड यानी कि प्रतिक्रिया देना, रीड्रेस यानी कि निवारण करना, रिफ्लेक्ट यानी कि चिंतन करना, रिफॉर्म यानी कि सुधार करना। अब इसको लेकर चर्चाएं यहां पर और डिटेल में है। जैसे अगर हम रिकॉग्नाइज की बात करते हैं तो करदाताओं की समस्याओं और चिंताओं को तुरंत पहचान करना, और इसी तरह से अगर रिस्पॉन्ड की बात करें तो स्पष्टता और शिष्टाचार के साथ जवाबदेही तय करना या फिर जवाब देना। ये एक प्रकार से आयकर दिवस समारोह के दौरान जो ये 5R सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है उसी के एक प्रकार से ये रूपरेखा प्रस्तुत करता है, उसी का एक प्रकार से वर्णन करता है। आप लोग चाहें तो इसको देख सकते हैं अच्छे से। फिलहाल यहां पर हम आगे बढ़ेंगे, आगे चलते हैं अगले सवाल पर। धर्मेंद्र प्रधान के त्याग पत्र, जो अब तक शिक्षा मंत्री थे भारत के, तो त्याग पत्र के उपरांत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। क्यों इंपॉर्टेंट होंगे? यहां पर नई नियुक्ति भी ऐसे इसमें जरूरी हो जाती है, आपको याद रखना। अतिरिक्त प्रभार जो दिया गया है तो उसको लेकर यहां पर पॉइंट है कि शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार प्रहलाद जोशी को सौंपा गया है, तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा कथन देखिएगा, प्रहलाद जोशी मौजूदा समय में उपभोक्ता मामले,
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं इस समय। तो ये कथन सही है। अतिरिक्त रूप से इन्हें शिक्षा मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। अब कथन 3 को देखिएगा। अनुच्छेद 75(1) के तहत केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति एवं विभागों का जो आवंटन है ये राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर किया जाता है, और ये आर्टिकल 75(1) के तहत, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन इसके विपरीत 75(2) अगर आप देखेंगे आर्टिकल में, तो इसमें आपको, अच्छा पहले ये जान लीजिए तीनों कथन सही है। यहाँ विकल्प नंबर डी ये सभी सत्य हो जाएगा। अब यहाँ जो बात कर रहे थे 75(2) का, इसी के तहत धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकार किया है 75(2) के तहत, है ना। नियुक्ति 75(1) में, और ये सारी चीजें यहां आपको देखने को मिलता है। आप याद रखिए, अमूमन सवाल बन सकते हैं, है ना। ये हालांकि आप लोग जानते होंगे। आइए आते हैं अगले सवाल पर। देखिए, 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2026 में बागवानी यानी कि हॉर्टिकल्चर क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2026 ये किस राज्य को प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर है, ये पुरस्कार अभी हाल ही में गुजरात को प्रदान किया गया है ना। वही सारी जानकारी आपके बीच हमने रखा है। ये 2026 में 17वां कृषि नेतृत्व सम्मेलन के अंतर्गत बेसिकली जो आयोजन है ये नई दिल्ली में हुआ। इसमें बागवानी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए गुजरात को सम्मानित किया गया है। अब यहां अगर हम बात करें इस पुरस्कार की, तो इसके आयोजक या फिर इसकी जो शुरुआत है ये किसके द्वारा किया गया? तो एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप द्वारा किया गया है। अब यहां इसकी हम चर्चा और अच्छे से करेंगे, लेकिन फिलहाल याद रखिए इसमें पुरस्कार में 2 इंपॉर्टेंट है। एक तो कृषि नेतृत्व पुरस्कार गुजरात को मिला जिसकी चर्चा यहां हमने किया, लेकिन वहीं दूसरी ओर 2 नंबर वाले को देखिएगा, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को अकादमिक नेतृत्व पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। अब देखिएगा आगे हम बढ़ेंगे। एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड की शुरुआत की अगर हम बात करें तो 2008 में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के सुझाव पर यह एग्रीकल्चर इंडिया या फिर एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप द्वारा इसकी शुरुआत किया गया था, जिसका 17वां एडिशन नई दिल्ली में आयोजित हुआ। अब दोस्तों ये नाम आपने सुना होगा, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। अब इसको लेकर एक चर्चा हम करते हैं। इनके सम्मान में 2025 में पिछले साल एक पुरस्कार की शुरुआत हुई, एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार। ये पहला ही एडिशन था। यहां आप देखेंगे 7 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में एम.एस. स्वामीनाथन शताब्दी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान ये किया गया। और आपको ध्यान रखना, पहला जो पुरस्कार है नाइजीरिया के एडोमोला एडेनेले को यह पुरस्कार दिया गया है। यहां तस्वीर में आप देख रहे हैं जिन्होंने पूरे विश्व को एक प्रकार से प्रभावित किया, जो खाद्य सुरक्षा, शांति और सतत कृषि यानी कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो योगदान उन्होंने दिया है, इस योगदान को या फिर इस उत्कृष्ट कार्य को इन्हें मान्यता देते हुए सम्मानित किया गया। क्लियर है? याद रखिएगा। आइए आते हैं अगले सवाल पर। देखिए सवाल है, हाल ही में या फिर निम्न में से कौन हाल ही में वर्ल्ड स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है? यहां पर देखिएगा 2 बार लिखा गया कौन, तो इसका नाम यहां अगर हम देखें तो राइट आंसर है अनाहत सिंह, जो कि दिल्ली की है। इन्हें आप तस्वीर में आप यहां पर देख सकते हैं। इस प्रतियोगिता का खिताब इन्होंने भारत को दिलाया है और एक प्रकार से इतिहास रच दिया। फाइनल में उन्होंने मिस्र के रुकैया सलेम को हराकर यह उपलब्धि हासिल की और वह जूनियर विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप बनने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई, है ना। इस जीत के साथ ही वो आपको ध्यान रखना है कि मिस्र के खिलाड़ियों का 16 वर्ष का जो वर्चस्व था इस प्रतियोगिता में, वो भी यहां से समाप्त कर दिया। अब एक इंपॉर्टेंट जानकारी यहां पर यह है, स्क्वैश जो खेल है पहली बार लॉस एंजलिस 2028 जो ओलंपिक खेल है उसका ये हिस्सा है। तो एक प्रकार से यहां पर इस चीजों को आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ओलंपिक 2028 जो अमेरिका में आयोजित होना है, कई बार हम चर्चा कर चुके हैं कि कौन कौन से खेल इसमें शामिल है जो पहली बार इसमें खेले जाएंगे या फिर शामिल किए गए हैं। आइए अगले सवाल पर हम आते हैं। अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी कि आईसीसी ने, यहां पर देखिए कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये क्रिकेट की संस्था नहीं बल्कि इसे देखिए
इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, यहाँ हम अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने अपने मुख्य अभियोजक करीम खान, जो कि यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के निवासी हैं, मूल निवासी यहीं के हैं, इनको किस कारण पद से अभी हाल ही में हटाया गया है? तो राइट आंसर है, इन पर अभी हाल ही में गंभीर कदाचार एवं यौन दुर्व्यवहार का आरोप लगा था, जिस कारण इन्हें जबरन इस पद से हटाया गया। तो विकल्प नंबर सी यहां इस प्रश्न का राइट आंसर है। एक सवाल और, 15 अगस्त 2026 को भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से लगातार कौन सी बार ध्वज फहराया है, यानी कि तिरंगा फहराया है? ये चर्चा अभी तो हम कर ही रहे थे, ये 13वीं बार है जब तिरंगा नरेंद्र मोदी ने, चलिए तो फिलहाल कुछ इंटरप्शन हो गई थी, लेकिन अब ठीक है। फिलहाल यहां पर इस प्रश्न में इतनी जानकारी याद रखिए। आते हैं आज के इस सवाल की ओर। इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। और देखिए, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल बन सकते हैं। और एप्लीकेशन अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। और ये कुछ हमारे कोर्सेज हैं, आप अगर प्रिपरेशन में लगे हैं तो सारे कोर्सेज आपको एप्लीकेशन पे ही मिलेंगे। तैयारी आपकी बेहतर तरीके से हो पाएगी। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।